तो आरपी सिंह में थोड़ा सा कंफ्यूज रहा बहुत दिनों तक। आज कंफ्यूजन मुझे अपनी दूर करनी पड़ी इस कार्यक्रम के जरिए। ये कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो रहा है या ये पार्षद का चुनाव हो रहा है? 210 रैलियां कर डाली आज आपने। सर, हम लोग हर चुनाव को सेवा का मौका पाने के लिए सीरियसली लड़ते हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरह कहीं यात्रा कहीं और करते हैं, चुनाव कहीं और होते हैं, यात्रा कहीं और कर रहे होते हैं, इस प्रकार से नहीं है। हमारी पार्टी एक सीरियस पार्टी है और चुनाव लड़ने के लिए जो करना जरूरी है वो सब करते हैं। और हमारी पार्टी के पास नेता भी और नीति भी है, इसलिए हम अपने नेताओं को भी नीचे लेकर जाते हैं और नीतियाँ भी लेकर जाते हैं। और ये हमारी पार्टी के पास लाभ है कि हमारे पास आज राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में सरकार है। उनका उपयोग अगर कहीं हो सकता हो, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वो नेता है और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, पर वो मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। भला हो आपका कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सड़कों पर नहीं बुलाया पार्षद के चुनाव में। भाई, ये तमाम मुख्यमंत्री राज्य चलाने की जिम्मेदारी है, तमाम केंद्रीय मंत्री, मैंने नाम ले दिए तो दोहराऊंगा नहीं, उनको भारत सरकार चलाने की भी जिम्मेदारी है। अब वो ठीक है, कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, पर ऐसी इन्वॉल्वमेंट वो मुझे थोड़ा सा अभी भी अचंभित कर रही है आरपी सिंह। मैं आपको हमारे मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट अचंभित कर रही है, परंतु श्रीमान भगवंत मान जी के इन्वॉल्वमेंट गुजरात में जाकर कैंपेन करने के लिए या हिमाचल में जिस प्रकार वो कैंपेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो अचंभित नहीं कर रही। अभी वो भी कर रही है, वो पूछूंगा ना कुलदीप कुमार से, अभी आपकी बारी है। तो जिसके पास जो है उसका ठीक उपयोग कर सके और वो काम करे, पार्टी के लिए भी काम करे, अपना जो जिम्मेवारी उनको मिली है उसको भी ठीक ढंग से निभाए, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको भी ठीक निभाए, इसलिए ज़रूरी है। और मैंने कहा ना, हमारे पास नेता भी और नीतियाँ भी हैं, जिस नीतियों को लेकर भी, और नेता हमारे उस नीतियों को लेकर नीचे जा रहे हैं, लोगों तक वो मैसेज दे रहे हैं कि किस प्रकार का मामला दिल्ली को चाहिए। दिल्ली केंद्र के साथ जुड़ी रहेगी तो दिल्ली संवरेगी और आगे ठीक होगी। तो 15 साल से तो आप एमसीडी पर काबिज हैं। दिल्ली तो संवर जानी चाहिए थी, इंटरनेशनल सिटी बन जानी चाहिए। 15 साल नीतियां आपके पास थी, निर्धारण की शक्ति आपके पास थी, तो अब इतनी जोर आजमाइश करने की जरूरत क्या पड़ती है अगर जो आपने ठीक काम किया होता तो? जी, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि जो अभी तक दिल्ली का स्ट्रक्चर था वो 3 एमसीडी बनाकर दिल्ली को अपंगु बना दिया था, दिल्ली के एमसीडीज को अपंगु बना दिया था। और वो हमेशा जाकर एक कटोरा लेकर राज्य सरकार के पास खड़ा होना पड़ता। हमारे मेयर्स ने कई दिन तक भूख हड़ताल रखी और कई दिन तक धरना दिया हमारे लोगों ने केजरीवाल साहब के घर के बाहर, परंतु उन पास फुर्सत नहीं थी कि अपने मेयर्स को आकर मिल लें और बात कर लें और उसको रिजॉल्व करते। लगभग चेक कर लीजिएगा अभी डिबेट के दौरान जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन है उसके अनुसार लगभग 40,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने देना है दिल्ली एमसीडी का। इसी को ध्यान में रखते हुए अब क्या जो नया स्ट्रक्चर बना है उसके अंतर्गत अब वो पैसा सीधा दिल्ली एमसीडी के पास आ पाए, जो दिल्ली एमसीडी को मिलना चाहिए, उसकी चिंता हो रही है, उसकी चिंता की गई है। पर पहले 3 अगर एमसीडी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, तीनों पर आप ही तो काबिज थे आरपी सिंह। जी, मैंने अभी आपको बताया ना कि उनको अपंगु बनाया दिल्ली सरकार ने। इससे पहले भी एमसीडीज रही और जब यहाँ पर दूसरी सरकारी भी रही, परंतु कभी इस प्रकार का मामला नहीं हुआ कि वो आमने सामने टकराव का मामला हो। ये पहली बार हुआ है कि एमसीडी के मेयरों को अपने फंड के लिए केजरीवाल साहब के कोठी पर, मकान पर, सरकारी मकान पर, ये कमाल की कहानी। आप कहते हैं कि हमारे पार्षदों को, मेयरों को दिल्ली सरकार से गुहार लगानी पड़ती है। दिल्ली सरकार कहती है हम कटोरा लेकर केंद्र सरकार के सामने बैठे रहते हैं। एलजी साहब हर चीज में अड़ंगा लगाते रहते हैं, नए नए रोज घोटाले आ जाते हैं, एलजी बदलते हैं, नए घोटाले सामने आ जाते हैं। जी, घोटाले एलजी साहब के कारण से नहीं आए। मैं आप जो सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर जिसको लेकर आजकल चर्चा और जिसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हुए और कुछ लोगों की नंबर अभी बाकी है,
वो है लिकर गेट, शराब का घोटाला। वो शराब का घोटाला एलजी साहब ने नहीं रेज किया था, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव ने रेज किया था। चार्जशीट आती है, उसमें सबसे बड़ा नाम जो ले रहे थे, चार्जशीट में नाम नहीं होता मनीष सिसोदिया का। जी धन्यवाद, मैं बात अपनी पूरी करूं, मैं बताता हूं। वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने रेड फ्लैग रेज किया ये कहकर कि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है ये ठीक नहीं हुआ, इसका जो प्रोसीजर्स हैं वो ठीक नहीं हुए। उसके बाद पोस्ट फैक्टो मीटिंग, जब वो रेड फ्लैग रेज करते हैं उसका पोस्ट फैक्टो कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और कैबिनेट मीटिंग में उसको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया जाता है, जबकि चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। उसके आधार पर एलजी साहब ने उसकी इंक्वायरी लगाई भी, अगर ये है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। जांच में कई चीज़ें निकल कर आई। हाँ, आपने चार्जशीट की बात की, चार्जशीट सप्लीमेंटरी भी आती है। हाँ, अभी तो मामला शुरू हुआ है। केजरीवाल ये कहते हैं प्रमुख कि थे कम्युनिकेशन, अरे 167 मामले खुलवाए हमारे खिलाफ, गिरफ्तारी कर नहीं पाते, मामले खुलवा कर तलवार लटकाए रखते हैं, फिर कोर्ट से हम बाइज्जत बरी होते हैं हर मामले में। मैं उत्तर दे देता हूं कैसे कैसे मामले खुले और कैसे कैसे लोगों को इनको सैक करना पड़ा। एक इनके मंत्री थे असीम खान, उनको सैक करना पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में। एक मंत्री थे संदीप कुमार, उनको रेप के मामले में, राशन कार्ड के बदले में रेप करते थे। एक इनके मंत्री थे तोमर साहब, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे, सबके खिलाफ, कोई ऐसा नहीं छूटने वाला। और सबको ये भारत रत्न देते थे, किसी को कुछ और तगमा देते थे। एक मंत्री इनके पिछले 6 महीने से जेल में है, 50 बार बेल एप्लीकेशन लग चुकी है, परंतु बेल नहीं मिल रही उनको।